वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में है ये स्थित, और हिमालय के द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई रेत के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, भौतिक दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से इस मैदान की अगर हम बात करते हैं तो ये मैदान हमारे राजस्थान में भी विस्तृत है, और राजस्थान में ये जो मैदान है ये थार के मरुस्थल के रूप में अभी बदल चुका है, और ये मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। हम देखते हैं इस मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हम मैदान के विस्तार की बात करते हैं तो ये जो मैदान है ये विस्तृत है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, यहाँ तक इस मैदान का मुख्य विस्तार है। ठीक है, कुछ मैदान ये उत्तराखंड के गिरिपद क्षेत्र में भी मिलता है। उत्तराखंड का गिरिपदीय क्षेत्र, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का गिरिपदीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से इस मैदान के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी राजस्थान में ये जो मैदान है, इस मैदान को हम पश्चिमी राजस्थान में पढ़ते हैं किस रूप में? सरस्वती के मैदान के रूप में। सरस्वती का मैदान इस रूप में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पंजाब जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे ये पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे हम इसे कहते हैं सतलज का मैदान, या यूँ कह सकते हैं सिंधु सतलज का मैदान। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे उत्तराखंड के गिरिपद क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में ये मैदान विस्तृत है गंगा के मैदान के रूप में। तो यहाँ ये कहलाता है गंगा का मैदान। ठीक है, और उत्तराखंड के पश्चात यहाँ कैलाश पर्वत है, आप जानते ही हैं, और यहाँ से नदी एक निकलती है ब्रह्मपुत्र। तो असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले सरस्वती के मैदान के रूप में। देखो, ये जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में हमेशा से थार का मरुस्थल यानी मरुस्थल का विस्तार नहीं था। ये भी एक सरस्वती नदी का उपजाऊ मैदान हुआ करता था। ठीक है, और सरस्वती नदी के मार्ग में परिवर्तन की वजह से यहाँ पे जलवायु शुष्कता उत्पन्न हुई। मानसूनी जो पवनें हैं वो भी यहाँ पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं, और ऐसे में कई हजार वर्षों तक निरंतर शुष्कता बनी रहने के कारण यहाँ की जो मृदा थी वो मरुस्थलीय मृदा बनी रह गई। जबकि उत्पत्ति के आधार पर इस मैदान की रचना और इस मैदान की रचना बिल्कुल समान समय पर सेम तरीके से टेथिस सागर से हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको तो हम थार मरुस्थल के रूप में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हमने उत्तर के विशाल मैदान के इस घग्गर नदी के मैदान को भी हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ इसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं पंजाब और हरियाणा और इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक विस्तृत सिंधु सतलज का मैदान। खास बात यह है कि सिंधु और सतलज का जो मैदान है, इस मैदान में पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से नदी का बहाव देखने को मिलता है। काफ़ी पर्वतीय क्षेत्रों से बहाव देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा को छोड़ दें तो। ठीक है,
अब ऐसा होता है कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है तो कहीं दो नदियों के बीच में ऊंचे उठे भूभाग रह जाते हैं, और जब दो नदियों के बीच में ऊंचे उठे भूभाग होते हैं तो उन्हें दो आब कहा जाता है। क्या कहते हैं? दो आब। तो पंजाब और हरियाणा का जो ये मैदान है पूरा, सिंधु सतलज का जो मैदान है, इस सिंधु सतलज के मैदान में हमें प्रसिद्ध दोआब देखने को मिलते हैं। इन दोआब पर हम चर्चा करते हैं। कौन से? सिंधु और सतलज का जो मैदान है, प्रसिद्ध दोआब देखने को मिलते हैं। इन दोआब पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं कि क्या कहलाते हैं ये। यहाँ पे सिंधु नदी, यहाँ पे झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज, और ये नदियाँ सम्मिलित होके विलीन हो जाती हैं हमारी सिंधु में। नदियों को मैं लिख देता हूँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब इन नदियों के ये बीच का जो भूभाग है ये कहलाता है दोआब। सिंधु से झेलम के मध्य ये जो दोआब आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। ठीक है। झेलम से चिनाब के बीच में जो दोआब हैं वो कहलाता है चाज दोआब, चाज दोआब। चिनाब से रावी के मध्य जो दोआब है इसको कहते हैं रचना दोआब, रचना दोआब। व्यास और रावी के मध्य जो दोआब है इसे कहते हैं बारी दोआब, बारी दोआब। व्यास और सतलज के मध्य जो दोआब है, व्यास और सतलज के मध्य, इसको कहते हैं बिस्त दोआब। तो हमें इस पंजाब और हरियाणा यानी सिंधु और सतलज का जो मैदान है यहाँ पे दोआब भूमि देखने को मिलती है। और दोआब भूमि क्या होती है? दो नदियों के बीच का जो भूभाग है वो दोआब कहलाता है। ठीक है। अब इस क्षेत्र में पंजाब हरियाणा के मैदान में हमें देखने को मिलते हैं खादर और बांगर दोनों के जमाव। अब खादर के जो जमाव हैं इस मैदान में बेट कहलाते हैं, बेट, बेट। ठीक है। और जो बांगर होती है उसको कहा जाता है बारिंद। तो बेट तो होती है खादर और बारिंद होती है बांगर। अभी हम बात करेंगे ये खादर बांगर क्या होती है। ठीक है। ये पंजाब हरियाणा सतलज का मैदान वो मैदान है जहाँ पे भारत में पहली बार हरित क्रांति का आगमन हुआ था। आगे बात करते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। यहाँ पर और उत्तराखंड के गिरिपदीय क्षेत्र में विस्तृत गंगा के मैदान पर। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का गिरिपदीय क्षेत्र है। यहाँ पे गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ विशाल मैदान की रचना करती है और इस मैदान को हम गंगा का विशाल यानी उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इस उत्तर के विशाल मैदान में हमें भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें भारत का बड़ा जन घनत्व देखने को मिलता है। ये मैदान भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। भारत का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न ये मैदान उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके अलावा अब ये जो मैदान है ये मैदान जाना जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे कुछ भूआकार इसमें हमें देखने को मिलते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे जब हम उसका भौगोलिक विभाजन करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ प्रादेशिक विभाजन। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें वो सेम बांगर और खादर प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है कि उत्तराखंड से आती है, कैलाश पर्वत से आती है और आगे बढ़ते हुए हमारे भारत में एंटर करती है, असम में और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अब क्या होता है कि असम में मतलब नदी इतनी दूर से बहकर आती है तो अपने साथ भारी मात्रा में रेत के जमाव लेकर आती है और असम घाटी क्षेत्र में उन्हें जमा कर देती है। असम घाटी क्षेत्र में जब रेत के जमाव होते हैं तो वहाँ पे क्या द्वीप, नदी मार्ग में ही द्वीप बन जाते हैं। नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप जो हैं उन द्वीपों में
माजुली जो द्वीप है असम में, ये जोरहट एक स्थान पड़ता है, जोरहट जिला है वर्तमान में जोरहट। तो इस जोरहट के निकट ये माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मानव बसाव वाला नदीय द्वीप है। माजुली असम में है। माजुली को भी वर्तमान में जिले का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारे उत्तर के विशाल मैदान की विशेष बातें। भौगोलिक विभाजन अभी बाकी है। हमने सिर्फ प्रादेशिक विशेषताएं पढ़ी हैं। भौगोलिक विभाजन को हम देखते हैं कि मैदान में क्या क्या रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और हम बात करने वाले हैं गंगा के मैदान की। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यूँ मान लेते हैं। ठीक है, ये एक स्थल भूभाग है और यहाँ पर हम मानते हैं सागर। ठीक है, कौन सा सागर? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब नदी इन पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी अपने युवा अवस्था में आती है, ठीक है, किशोर अवस्था में आती है, तो यहाँ पे नदी गार्ज बनाते हुए बहती है। ठीक है, गार्ज बनाते हुए बहती है। गार्ज क्या होता है? वी आकार की घाटी होती है। गार्ज वी आकार की घाटी। ठीक है, तो सिंधु नदी का गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज काफ़ी महत्वपूर्ण है। गार्ज के पश्चात नदी जब समतल मैदानी क्षेत्रों में यानी कि गिरिपद क्षेत्र में आ जाती है, यहाँ से गार्ज के पश्चात गिरिपदीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो नदी है वी आकार की घाटी अपनी युवावस्था में बनाती है। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, युवावस्था, युवावस्था में बनाती है। ठीक है, वी आकार की घाटी ये पर्वतों से निकली। अब आ गई है नदी गिरिपदीय क्षेत्रों में। अब गिरिपदीय क्षेत्रों में जब नदी पहुंचती है तो यहाँ पे कंकड़ युक्त जमाव अपने साथ करती है, यानी नदी क्या होती है, चट्टान कंकड़ों को बहा कर लाती है और कंकड़ युक्त जमाव करने लगती है। ठीक है, कंकड़ युक्त जो जमाव होते हैं उन कंकड़ युक्त जमाव को हम भाबर कहते हैं। भाबर क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब इन भाबर का स्वरूप कई प्रकार का होता है। जब भाबर का स्वरूप कहाँ पे? गिरिपद क्षेत्रों में। कहाँ? गिरिपद क्षेत्रों में। जब भाबर का स्वरूप शंकु आकार का होता है, कैसा होता है? जब भाबर का स्वरूप शंकु आकार, तब हम उन्हें एक नाम देते हैं। ये बने कहते हो कैसे होते हैं? कंकड़ों के जमाव से। कंकड़ों के जमाव से निर्मित शंकु आकार या शंकु स्वरूप। कंकड़ों से निर्मित ये जो शंकु स्वरूप जो रचना होती है, इस शंकु स्वरूप रचना को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये भाबर का ही एक प्रकार होता है। भाबर का जमाव जब शंकु आकार में होता है गिरिपद क्षेत्र में, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। और एक जलोढ़ शंकु जब दूसरे जलोढ़ शंकु से मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख। ठीक है, तो उत्तराखंड के गिरिपद क्षेत्रों में, अच्छा ये इसके लिए है ना, उत्तराखंड यूके लिख रहा हूँ और हिमाचल प्रदेश एचपी। उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के गिरिपद क्षेत्रों में, गिरिपदीय क्षेत्रों में हमें जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु देखने को मिलते हैं।
और ये बाढ़ से सुरक्षित होते हैं क्योंकि ऊंचे उठे होते हैं। बाढ़ से सुरक्षित, पहले तो यहाँ पे नदियों के द्वारा जल लाया जाता था, लेकिन नदियों के द्वारा जमाव किए जाने की वजह से ये ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुँचता है, तो ये बाढ़ से सुरक्षित होते हैं। इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गिरिपदीय क्षेत्र में यहाँ जलोढ़ पंखों पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख वास्तव में भाबर ही होते हैं। अब जैसे ही भाबर का एंड होता है, नदियाँ इन कंकड़ों के नीचे, देखो भाबर कंकड़ी कंकड़ है, भाबर के नीचे नीचे नदी बहती है, भाबर के नीचे नीचे नदी बहेगी। ये तो कन्फर्म है कि कंकड़ के ऊपर पानी दिखाई नहीं देगा, तो भाबर के नीचे नीचे नदी बहती है। तो इसलिए भाबर को हम यूं भी कह सकते हैं कि नदियों की अदृश्य अवस्था, नदियों की अदृश्य अवस्था। ठीक है, कंकड़ युक्त आवरण, जहाँ पे नदी अदृश्य अवस्था में बहती है उसे हम भाबर कहते हैं। भाबर के पश्चात नदी कई जलधाराओं में निकलती है, कई जलधाराओं में, भाबर का एंड होते ही नदी कई जलधाराओं में प्रकट होती है और वहाँ पे दलदली आवरण बनाती है, दलदली आवरण, और इस दलदली आवरण को हम तराई कहते हैं, तराई। ठीक है, अब ये तराई प्रदेश हमें वही उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में गिरिपद क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन तराई प्रदेशों में गन्ने की खेती की जाती है, गन्ने की, चावल की खेती, गन्ने व चावल की खेती की जाती है इन तराई प्रदेशों में। ठीक है, भाबर हो गया, तराई हो गया, और जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख हमने देखा। अब नदियां जो कई जलधाराएं थी वो सिमट कर एक ही जलधारा में बदल जाती हैं, और अब यहाँ पे नदी की एक जलधारा का जन्म हो जाता है। नदी यहाँ से गन्ने की जो खेती वगैरह, तराई और भाबर जो प्रदेश है, यहाँ तराई और भाबर प्रदेश में जैसे ही नदी पहुँचती है, नदी की प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। मतलब हम वी आकार की घाटी, जलप्रपात जब तक बनते हैं तब तक तो हम नदी की युवावस्था मानते हैं। जैसे ही नदी गिरिपद क्षेत्र में आ जाती है और जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख वगैरह का निर्माण करती है, तो इन सबको यहाँ से हम प्रौढ़ावस्था मान लेते हैं। प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है, यानी नदी की द्वितीय अवस्था। तो ये नदी की द्वितीय अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, जहाँ पे शंकु और जलोढ़ पंख बनते हैं। वी आकार की घाटी, जलप्रपात वगैरह ये नदी की युवावस्था में बनते हैं। ठीक है, गार्ज और जलप्रपात नदी की युवावस्था में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और प्रौढ़ावस्था में ही कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है, और प्रौढ़ावस्था में जब नदी का जल जो बहाव क्षेत्र है वो धीमा हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, तब नदी फैलने लगती है ना। जब वेग तेज होता है तो लगातार तेज गति से एक ही मार्ग पर बहती है, लेकिन वेग जब कम हो जाता है तो नदी फैलने लगती है और फैल कर अपने तटों पर जमाव करने लगती है, अपने तटों पर जमाव करने लगती है, और जिससे जन्म होता है प्राकृतिक तटबंध का, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। प्राकृतिक तटबंध निर्मित होते हैं तटों के सहारे सहारे। ये नदी बह रही है और यहाँ पे प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में हमें प्राकृतिक तटबंध देखने को मिलते हैं। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है तो नदी का जो वेग है और कम हो जाता है। ऐसे में नदी अपने सर्पिलाकार मार्ग पर बहने लगती है। नदी कैसे बहने लगती है? सर्पिलाकार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, और जब कभी नदी में जल की आवक बढ़ जाती है तो नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है। नदी अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, और परिवर्तन करने के पश्चात, पहले तो ये बता दूं, जब नदी सर्पिलाकार मार्ग पर बहती है तो इसे हम कहते हैं विसर्प। नदी विसर्प बनाती है, और नदी विसर्प हमें देखने को मिलते हैं विशेषकर कोसी नदी के बिहार में। बिहार में हमें नदी विसर्प देखने को मिलते हैं कोसी नदी के। ठीक है, और जब नदी
आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अपना मार्ग बदल लेती है, तो ये जो विसर्प हैं, विसर्प तो लुप्त हो जाते हैं, लेकिन विसर्प के जो कटाव वाले भाग हैं, ये वाले भाग ऐसे कैसे कटे हुए रह जाते हैं, ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं और कटे हुए जो भाग हैं वो ऐसे कैसे बने रह जाते हैं, और इससे चापाकार झील का निर्माण होता है। ये जो झील बन गई अब ऐसे, अब इन झीलों को नाम दिए जाते हैं। इन झीलों को नाम क्या दिए जाते हैं? इन झीलों को कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील यानी गाय के खुर के जैसी, ये धनुष के जैसी दिखती है, इसलिए इनको धनुषाकार भी कहते हैं, धनुषाकार झील भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गोखुर झील है, धनुषाकार झील है, और इसके पश्चात नदी इनको चापाकार झील भी कहते हैं, चापाकार झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नदी फिर अपने आगे बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था में फिर से सर्पिलाकार होने लगती है, क्योंकि जल का जो बहाव है वो बिल्कुल मध्यम है, सर्पिलाकार होने लगती है और अंततः वो अपने चरम पर पहुंच जाती है वृद्धावस्था में। तो यहाँ तक जो अवस्था थी ये प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था। अब यहाँ से जब नदी अपने चरम पर पहुंच जाती है तो यहाँ पहुंच गई वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में अब नदी वृद्धावस्था में डेल्टा बनाती है। कई जलधाराओं में बिल्कुल ढाल एकदम से मंद हो जाता है और नदी फिर कई जलधाराओं में विभाजित हो जाती है और डेल्टा बना के नदी चली जाती है सागर में। अब डेल्टा शब्द जो है, डेल्टा शब्द वो ऐसा दिखता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये जो डेल्टा शब्द है, इस डेल्टा शब्द नदियों के इस चापाकार जमाव, इस त्रिभुजाकार जमाव के लिए जो डेल्टा शब्द दिया था वो हेरोडोटस ने दिया था, ग्रीक विद्वान हेरोडोटस ने ये डेल्टा शब्द दिया था नील नदी का अध्ययन करके। नील नदी का अध्ययन किया था और फिर डेल्टा शब्द दिया था। और ये जो हमारी गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर, ये डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है ना। इस डेल्टा का क्या खास है? ये चापाकार डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा चापाकार डेल्टा है। डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सुंदरवन डेल्टा, अब डेल्टा जब बनता है तो डेल्टा में भी कुछ भूआकार बनते हैं, जैसे एक तो कहलाता है खोल्स, एक कहलाता है बिल। ठीक है, खोल्स देखो क्या होता है कि इनमें कुछ भूआकार जो रह गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो डेल्टा में जो भूआकार हैं उनमें एक है खोल्स, एक है बिल। ठीक है, खोल्स ये क्या होता है कि जब नदी अपने साथ रेत लेकर आती है इस डेल्टाई क्षेत्र में, तो रेत का जमाव ऊंचा होता जाता है, लगातार यहीं पे ऊंचा होता जाएगा ऐसे, और एक टीला जैसा बन जाएगा, टीले नुमा संरचना बन जाएगी। इस टीले नुमा संरचना को हम क्या कहेंगे? खोल्स कहेंगे। ठीक है, टीले नुमा संरचना क्या कहलाती है? खोल्स। और जो निम्न भूमि रह जाती है डेल्टाई क्षेत्र में, निम्न भूमि, उसको क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। निम्न भूमि उसको हम बिल कहते हैं। और साथ ही में टीले नुमा जो भूमि है उन्हें हम चार भी कहते हैं, खोल्स या चार। ठीक है, चार। ओके, और निम्न भूमि जो होती है वो बिल कहलाती है। अब दो शब्द और हैं जो हमें उत्तर के विशाल मैदान में ही पढ़ने हैं। एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर और खादर। बांगर वो प्रदेश होता है जहां नदियों के द्वारा अभी भी, आज भी पानी लेके आया जा रहा है, पानी के साथ नवीन मृदा भी बहाकर लाई जा रही है, उसको तो हम कहते हैं बांगर, खादर। ठीक है, नवीन मृदा। तो खादर हो गई नवीन मृदा। ऐसा प्रदेश जहां नदियों के द्वारा आज भी पानी लाया जा रहा है, आज भी नवीन मृदा लाई जा रही है, उसको तो कहते हैं खादर। और बांगर वे प्रदेश जहां पहले तो कभी नदियों ने जमाव किए हैं,
लेकिन वर्तमान में जमाव के कारण वो ऊंचे उठ गए हैं। अब नदियों ने वहाँ से मार्ग बदल लिया है, अब वहाँ पे नदी जल नहीं लेके जाती है, तो वहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मृदा बनती है और पुराने जो बहाव क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बांगर। तो बस ये था हमारा उत्तर के विशाल मैदान का भौगोलिक विभाजन। ये ध्यान रखना, गोखुर झील के लिए कोसी नदी और इनके लिए भी बिहार ही फेमस है, बिहार कोसी नदी, ठीक है। गोखुर झील, धनुषाकार झील, चापाकार झील, इनको छाड़न झील भी कहते हैं, छाड़न, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये था दोस्तों हमारा उत्तर का विशाल मैदान। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार पर। ओके, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।